आप कुछ ऐसा बोल दें, आपके मुंह से गलती है, साफ दिल होने की वजह से, ये नहीं कि आपकी नीयत में कुछ आ रहा है, गलत है। मरने के लिए आए, अपनी जमीन बचाने के लिए आए, असी कोई घूमने नहीं आए। आपको बहकाया तो नहीं जा रहा है? असी कोई मूर्ख आदमी है, बखाया जा, मेरी जमीन जाती है, मैनू कौन बोलूगा? ये लोग बोलते हैं किसान को किसी ने बहकाया है। बहकाया तो मोदी को है, अडानी अंबानी ने, उसने भड़काया है, हमें किसी ने नहीं भड़काया। अभी 4 दौर की बातचीत हो गई है सरकार से, अब ये नहीं माने तो आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे, इनको मना के छोड़ेंगे, मना के जाएंगे इनको। ये कानून वापस जितनी देर तक नहीं होगा हम नहीं हिलेंगे यहाँ। इतिहास बदलता है, अपनी करवट लेता है, वो दिन आता है, वो दिन आ गया, बहुत ही दूर नहीं है। अब मोदी को बताएंगे इन्होंने सरदारों से पंगा लिया है। अब हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, गोली नहीं खाएंगे, ये ले जाए अपनी वो कच्छों वाली सेना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, ये अडानी अंबानी लेकर आके बेचेंगे देश को बेचेंगे, गुलाम होगा देश। अगर मुस्लिम अपने हकों के लिए खड़े हों तो वो आतंकवादी है, अगर सिख अपने हकों के लिए खड़े हों तो वो खालिस्तानी है, शहरी अपने हक के लिए खड़ा हो तो वो अर्बन नक्सल है। आज यहाँ पे अर्बन नक्सल और खालिस्तानी और आतंकवादी मिल के लंगर चला रहे हैं ना यहाँ पे। दिल्ली हमारी है, इनके बाप की है, मोदी के बाप की है, दिल्ली हमारी है। कोई लेना देना ही नहीं किसी नाल, साडा अपने कित्ते नाल लेना देना, असीं रोटी खानी है और अपनी होंद बचानी, अपनी पग बचानी है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। हम यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे हैं, जहाँ पिछले 1 हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी भी अगर दिन के इस वक्त आप आकर देखेंगे तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और बाहर से और अंदर से, यानी कि जो किसान नेता हैं वो, और बाहर से भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सब आकर भाषण दे रहे हैं और इस पूरे माहौल को एक तरह से गुलजार बना के रखा है। हम यहाँ पर कुछ किसानों से बात करेंगे, किसान नेताओं से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अभी हो रहा है क्या ये हफ्ते भर का प्रदर्शन था और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, या जो पिछले 4 दिन से लगातार पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो बातचीत की कोशिश हो रही है सरकार और किसानों के बीच वो क्यों नाकाम हो रही है। अभी 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी भी बात किसी जगह पे नहीं पहुंची है, किसी ऐसे स्तर पर नहीं पहुंची कि हम कह सकें कि कोई फैसला हो पाएगा। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? शेर सिंह। शेर सिंह जी, मुझे बताइए कि ये तो पास हुए हुए कानून काफ़ी दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, कोरोना वायरस के टाइम पे ही संसद का सत्र चला और तब ये पास हुआ। दिल्ली आने का फैसला अब क्यों किया आपने? हमने आज ही नहीं फैसला किया, हम 5 जून से ही इनके खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं और 1 अक्टूबर से हम रेलवे लाइन पंजाब का बंद किया हुआ। पंजाब और हरियाणा वालों ने रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, शांत में बैठे रहे। 2 महीने से 2.25 महीने हो गए हमें बैठे हुए सरकार को जगाने के लिए। जब सरकार ने हमारी बात और जाकर नहीं सुनी तो हमारे लीडरों का निर्णय था कि हमारी जो कौमी राजधानी है दिल्ली में जाकर ये सोई हुई सरकार को जो हमें तकलीफ है, जो ये बिल लेकर आए हैं, बिल भी ऐसे लेके आए हैं ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए, इमरजेंसी कोई इतना इमरजेंसी नहीं था, तो जो बिल लेकर आए हैं इन्होंने इधर एसी कमरों में बैठ के बना दिए। अगर बिल लाना था कोई तो पहले जिस खित्ते के लिए बिल लाना है, किसान के लिए बिल ला रहे हैं, तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बिल है। ना तो किसान से कोई इन्होंने राय मशवरा किया, ना किसी किसान एक्सपर्ट से किया, ना कोई कृषि एक्सपर्ट से किया। वो बिल जो है इनमें बहुत कमियां हैं। तो ये तो बहुत बुनियादी बात है कि जिनके लिए आप कानून ला रहे हैं उनसे बात की जाए, लेकिन यहाँ सरकार पहले कानून लाती है और फिर बात करने के लिए पेशकश करती है। मुझे संक्षेप में, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो खेती किसानी नहीं जानते हैं, 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपको समस्याएं हैं। हमें पहली बात तो ये हमारे पंजाब और हरियाणा में मंडीकरण सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम, वो पूरे वर्ल्ड से अच्छा सिस्टम है। जापान से, जर्मन से, हॉलैंड से ये टीमें आती हैं हमारा मंडीकरण देखने के लिए। और हमारा जो किसान है, किसी किसान को 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर मंडी के लिए फसल लेकर जाना नहीं पड़ता। 3-3 किलोमीटर के अंदर मंडीकरण सिस्टम है, उसको तोड़ने जा रहे हैं। हमारा किसान भाईचारा, आड़तीय भाईचारा, वो उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। हमारे लिए जो मंडीकरण सिस्टम ख़त्म करेंगे तो ये जो कारपोरेट घराने हैं हमारी फसल खरीदेंगे तो हमारा कौन गवाह है अगर वो हमारा फसल लेकर भाग जाए, पैसा नहीं देंगे। इस कानून में ये भी लिखा है कि हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या किया इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
बड़े कॉरपोरेट घराने हमारे से, और कॉन्ट्रैक्ट में हमें ऐसा बांध लिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, कंपनी कभी भी तोड़ लेगी। हमारे से कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरे दिन हमारी ज़मीन पर वो लोन भी ले सकते हैं, लोन लेके भाग भी जाएं तो लोन हमें भरना पड़ेगा। तो ये तो हमारी ज़मीन हथियाने के लिए कानून आए हैं। इन कानूनों में किसान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आपका क्या नाम है? मनिंदर पाल सिंह। मनिंदर पाल सिंह, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती सर, वो ये कि हम ये देख रहे थे कि जब ये कानून नहीं बना था तब भी बड़ी तादाद में किसान खुदकुशी कर रहे थे, किसान गरीब था, किसान की परेशानियां थी, जो खासकर युवा आबादी है वो तो खेती किसानी करना भी नहीं चाहती। मैं पढ़ रही थी कहीं एक स्टडी कि बहुत कम ऐसे हैं, शायद 5% से भी कम है किसानों के बेटे जो किसानी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है फ़ायदा नहीं है। तो जब पिछले सिस्टम में फ़ायदा नहीं था तो नया सिस्टम एक बार कोशिश करने में, उसे ट्राई करने में क्या हर्ज है? वो बात ऐसी है मैडम, सिस्टम पहले ही किसान जो है बहुत कर्जे में डूब रखा है। नया कानून आएगा, वो लागू होने से कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। अब किसान भी सारा पढ़ा लिखा हो गया है, पहले किसान नहीं थे इतने बच्चे पढ़ते, अब बहुत इंटेलिजेंट होकर बाहरले देशों में जाके उन्होंने बहुत बहुत ऊंचे काम किए हैं। वो बाहर से ही गाइडेंस मिलती है, यहाँ जो हमारे बच्चे हैं वो भी गाइडेंस देते हैं कि ये कानून है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये पहले जागरूक हो गए। सरकार को चाहिए था भी हमें पहले पूछते, आपको ये कानून हम बना रहे हैं आपके लिए, आपको ये चाहिए, आपको पसंद है, आपके लिए ठीक रहेगा, हमें गाइडलाइंस पूरी बताते, उसकी हम उसको उस सारे गाइडलाइन के हमें उसके फ़ायदे बताते भी ये फ़ायदे हैं। वो कुछ नहीं बताया गया, बगैर हमें बताए कोई कानून हमारे पे थोप दिया। हमें जब चाहिए नहीं कोई चीज़ है, हमें जब वो चाहिए नहीं तो हमें क्यों दे रहे हैं वो, ठीक है ना। ये एक सरकार की बहुत कोजी चाल है। अब कभी कह रहे हैं भी हम इसमें शोध कर देंगे, हमारे साथ बैठ के बात करो या कुछ करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारे जो किसान यूनियन के नेता लोग हैं वो यही बात पे पूरे ठान रखे हैं भी ये कानून जो भी हैं बने हैं इनको रद्द करो, इसमें शोध नहीं कराएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि कई बार ये आरोप लग रहा है कि क्या वजह है, कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित तो नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, आप नेताओं के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡੇ, ਮਾਤਾ ਛੱਡੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਦਾਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂਗਾ। आप ये कह रहे हैं कि आपको अपनी जमीन देखनी है, खेती देखनी है, आप यहाँ क्यों आते? हाँ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। मोदी तो सारा कुछ बेचना चाहता है। ਅਸੀਂ जी आगे आते हैं दिल्ली, नोवा से आते हैं, टॉर से आते हैं, आप ट्रालियाँ में आए हैं, मरने के लिए आए हैं, अपनी ज़मीन बचाने के लिए आए हैं, ਅਸੀਂ कोई घूमने में नहीं आए। आपको बहकाया तो नहीं जा रहा है? ਅਸੀਂ कोई मूर्ख आदमी है बखाया जा, मेरी ज़मीन जाती है, मैनू कौन बोलूगा? 1 इंच ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। नहीं, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, बाकी ਸਾਡਾ बेकार ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਅੜਖਣਾ ਜਿਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਏ। नहीं, लेकिन किसान मासूम होते हैं, बहकाने में आ तो सकते हैं ना। ये लोग बोलते हैं किसान को किसी ने बहकाया है। बहकाया तो मोदी को है, अडानी अंबानी ने, उसने भड़काया है, हमें किसी ने नहीं भड़काया। हम तो अपने ट्रैक्टर लेकर आए हैं, हम अपने गाड़ी लेकर आए हैं। हम किसी के बहकावे से नहीं आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिर्फ हमारे किसान नेता जो आए हैं उनके साथ आए हैं। हम अपनी मर्जी से आए हैं, 1 हफ्ते से हम बैठे हैं घर छोड़ के, हमें किसी की बंदिश नहीं है। तो अगर मोदी जी को बहकाया है अंबानी अडानी ने, तो उनको कौन समझ देगा? उनको कौन समझ देगा? उनको भगवान कोई समझ देगा, वही समझ देगा। देखो, नोटबंदी लेकर आया, इससे इतना फायदा हो जाएगा, फिर उसके बाद GST लेकर आया, इससे इतना फायदा हो जाएगा, फिर कहाँ गई GDP, कहाँ जा रहा है? GDP माइनस में चला गया। और कृषि कानून लेकर आए हैं, इससे इतना फायदा हो जाएगा। पहले जो पहले पैदा नहीं हुआ, इससे क्या फायदा हो जाएगा? आप बात कर रहे थे नए कानून की। नया कानून बिहार में और ईस्ट यूपी में चल रहा है। ईस्ट यूपी में जो व्हीट है, कणक है, गेहूं है, वो 700-800 और 1000 रुपये में बिक रही है, जबकि उसका MSP 1900 रुपया है, और प्राइवेट खरीद है उधर। और चावल जो है, धान,
उधर 900 रुपये 1000 रुपये बिक रहा है, MSP उसका 1819 रुपये है। मक्का उधर 700 रुपये बिक रहा है, MSP उसका 1700 रुपये है। उधर तो नया कानून लागू है पहले से, क्यों आ रहे हैं? लेकिन दस ये बताइए, दस एकड़ वाला जो जिमींदार है, किसान है, वो हमारे पंजाब में आकर लेबर करता है, हमें भी ऐसे लेबर करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, आप मजदूर बन जाएंगे। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, उसी चीज को बचाने के लिए हम इधर बैठे हैं। ये विदेशी ताकतें हैं, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो आपको कनाडा से मदद आ रही है क्या? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਵੇ ਰੋਟੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ आंखों से दिखता है, कान से सुनता है। ये मुनीम है अडानी अम्बानी का, ये पंजाब इंडिया नहीं बचाता, मुनीम ही करता उसका। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, ये अडानी अम्बानी लेकर आके बेचेंगे देश को, ये देश को बेचेंगे, गुलाम होगा देश। और बाहरी ताकतें वो आ रही हैं, वो आप ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं जो किसान का मतलब शोषण कर रहे हैं ना, बाहरी तो ये वो बाहर से हमें गाइड कर रहे हैं, अगर हमें बच्चे यहाँ हमारे गए सरकार हैं का बाहर, क्या काम है? वो वहाँ का सारा सिस्टम देख के वो बता रहे हैं अब यहाँ ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, जो हमें यहाँ मालूम भी नहीं होता। हमें बाहर से कॉल आती है भी अब यहाँ मोदी ये कर रहा है, अब ऐसा करेगा, अब तुमको घेरेगा। सभी गाइडलाइन बाहर से हमारे बच्चे हमको दे रहे हैं, जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हैं उनको भी हमारी चिंता है। आखिर उन्होंने भी वापस पंजाब ही आना है, अपने घर ही आना है, वहाँ नहीं बैठेंगे। वो तो वहाँ रोटी कमाने के लिए गए हैं, यहाँ कुछ नहीं था तो बाहर चले गए, आखिर तो वापस यहीं आएंगे ना। हर एक आदमी, जो इंसान अपनी जन्मभूमि है उसको कभी नहीं बोलता। जैसे हम पहले पाकिस्तान से, हम अभी पाकिस्तान को तो भूले नहीं, अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? ऐसे ही हमारे खून में ही है ये, हमारे बच्चों का, सारों का। हमारे गुरु साहिबान ने हमने ये शिक्षा दी है भी अपना वजूद है उसको संभाल के रखो। इसलिए जो ये बोल रहे हैं ना, बाहर से कोई ताकत आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, वो सरकार बाहर की नहीं दे रही, हमारे बच्चे हैं जो वो दे रहे हैं वहाँ से। अच्छा, अब ये बताइए कि 1 हफ्ता हो चुका आप लोगों को बैठे हुए, अब अभी 4 दौर की बातचीत हो गई है सरकार से, अब ये नहीं माने तो आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे, इनको मना के छोड़ेंगे, मना के जाएंगे इनको। ये कानून वापस जितनी देर तक नहीं होगा हम नहीं हिलेंगे यहाँ। नहीं, लेकिन 100 दिन, एक मिनट, मुगलों को मना लिया, अंग्रेजों को मना लिया, किस बात की मूली है? नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? नहीं, आपको 7 दिन में शाहीन बाग की औरतें 100 दिन तक बैठी प्रोटेस्ट में, लेकिन कानून वापस नहीं हुआ। वो उनका स्टेटस था, हमारा स्टेटस जो है, हमारा जो वजूद है, हम दिखा के जाएंगे इनको। सरदारों का जो हमारे गुरु साहिबान ने हमारे अंदर भरा, वो इनको दिखा के जाएंगे। इतिहास बदलता है, अपनी करवट लेता है, वो दिन आता है, वो दिन आ गया, बहुत ही दूर नहीं है। अब मोदी को बताएंगे, इन्होंने सरदारों से पंगा लिया है। ये कभी खालिस्तानी बोलता है, कभी पक्षवादी बोलता है, कभी इनको हमें ये अच्छा नहीं, हमें ये बोलता है भी तुम अच्छे नहीं, हम अलग कर दे, हमें मानते हैं, छोड़ दे हमको, ये अपना अलग ले जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। समझ आएगी? अगर ये समझता है सरदार अच्छे नहीं है तो छोड़ दो हमें। हमारे बच्चे जो बॉर्डर पे मरने के लिए तो सबसे आगे, सिख रेजिमेंट, ठीक है, राज करने के लिए ये कहाँ की है? अब हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, गोली नहीं खाएंगे, ये ले जाए अपनी वो कच्छों वाली सेना, उनको लेके जाए आगे। शांत में हम बात करने जा रहे हैं, हमें शांत में जाने भी नहीं देते। दिल्ली हमारी है, इनके बाप की है, मोदी के बाप की है दिल्ली हमारी है, हमारी नेशनल किंगडम है, राजधानी है। हम जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे। नहीं, लेकिन ये खालिस्तान का जो आरोप लगता है कि भाई एक एक्टर आ गए थे, वो कह रहे थे कि नहीं ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, आप उनसे सहमत हैं? मांगते नहीं, देना चाहते हैं तो ले भी लेंगे, हम नहीं मांगते, अगर देना चाहेंगे तो ले भी लेंगे। क्या पूछना मैं कह रही हूँ, खालिस्तान वाला जो आरोप लग रहा है कि भाई वो एक्टर आ गए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। पता क्या है, बनाने को तो कुछ भी बना दो, किसान है इनको खालिस्तानी बना दो, ये बना दो, ये तो इनका प्रोपोगंडा है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है कि कोई भी आदमी यहाँ से दिल्ली से अपना हक मांगेगा, अपना कोई भी नेशनल आदमी है जो इंडिया का आदमी है, भारत का वासी है, कोई भी मांगे, किसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाए? किसके ऊपर नहीं लगाए बताओ? ये जिसने भी व्यापारियों ने मांगा उनको GST नहीं बताया, अब CAA के बारे में मुसलमानों को नहीं बताया, अभी किसानों को लिए वो बोल रहे हैं उनके लिए ये खेती बाड़ी का कानून नहीं बताया। तो ये इनके तो फरमाने के लिए किसी को कुछ बताते हैं, कुछ बता देते हैं।
तो ये बताने से कुछ नहीं होगा। अब समझ गई है दुनिया, सब समझ गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो बहुत लोकप्रिय हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं एक के बाद एक, अभी बिहार का चुनाव। अभी आपको ये जो जितना भरम फैलाया जा रहा है वो नेक्स्ट प्लान में आपको पता चल जाएगा। मैडम जी एक मिनट, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ सत्यवादी है। मुगलों ने मैं सुनो खालिस्तान पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक तरफ गोदी मीडिया कहती है खालिस्तानी है, ये कांग्रेसी है। दूसरी तरफ हमारे होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। तो मैं किसे सीरियस लूँ? क्या मैं होम मिनिस्टर साहब को सीरियस नहीं लूँ? कहने का मतलब ये ना, जब हमारे आका यानी सुप्रीम पावर ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसान का आंदोलन है, राजनीति नहीं है, तो मैं गोदी मीडिया को सीरियस क्यों लूँ? रही बात अभी आगे आप जाइए, वहाँ एक ट्रैक्टर पे लिखा हुआ है कि गोदी मीडिया गो बैक। आप जाइए, आप जमीनी स्तर पर देखने की कोशिश कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी जो ये गोदी मीडिया है, सरकार में बैठने के बाद ये मुजरा कर रही है और ये सरकार से सवाल नहीं कर रही है। मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का ईमानदारी का सबसे बड़ा परीक्षा यह है कि वो सरकार के विपक्ष में रहे। टॉप 10 मीडिया देखिए, टॉप 10 मीडिया में स्वीडन की मीडिया देखेंगे, न्यूजीलैंड की मीडिया देखेंगे, वहाँ की रैंकिंग नंबर बने। क्यों? वहाँ की आप मीडिया को देखिए, वो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। आप ये सोचिए, अगर मुस्लिम अपने हकों के लिए खड़े हों तो वो आतंकवादी हैं, अगर सिख अपने हकों के लिए खड़े हों तो वो खालिस्तानी हैं, शहरी अपने हक के लिए खड़ा हो तो वो अर्बन नक्सल है। आज यहाँ पे अर्बन नक्सल और खालिस्तानी और आतंकवादी मिल के लंगर चला रहे हैं ना यहाँ पे, हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा मांसपेश तो खत्म हो चुका है ना। तो सब लोग तो आपस में हाथ मिला लिए हैं यहाँ पर और सब मिलके जो है किसानों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो तुम्हारा मांसपेश कहाँ है? तुम किस मांसपेश के आधार पर कभी इनको खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी अर्बन नक्सल बोल के जेल में डाल देते हो इनको? तो हाँ, आप इनका जोश देखो, आप इनके इंतजाम देखो। मैं तो सुन के हैरान हूँ कि जिस समय ये वहाँ से चले हैं, हरियाणा के यहाँ के बाशिंदों ने इनके लिए जो लंगर का इंतजाम किया है, जो कंबलों का इंतजाम किया है, इतनी सर्दी के बीच में इनका आप जोश को देखो। ये आंदोलन कभी ये आपके वहाँ एयर कंडीशन में बैठ के भाषण। मुझे लंगर और कंबल से याद आया कि भाई आप तो बहुत अमीर किसान हैं, जो हम दिल्ली में बैठ के सुनते हैं कि गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है। एक बात है, इतनी बड़ी बड़ी नहीं, एक मिनट, आप तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए हैं, ट्रैक्टरों से, आप गरीब किसान। हमारा चौकीदार देखिए, जिस समय जब कोई जन आंदोलन खड़ा होता है ना, पैसों की कमी कभी नहीं होती। जनता अगर जब किसी आंदोलन के साथ खड़ी होती है, हाँ, हर इंसान अपनी मेहनत से जो कमाता है वो अपने आंदोलन में। मोदी जी कहते हैं तो अमीर हो गए, अमीर अपनी 10 नौ की किरत से हुए हैं। गुरु नानक बाबा जी ने मिहनत की थी, उनकी शिक्षा निर्देशक होता, हमने मेहनत की है। मैं एक आड़ती हूँ, मैं सरपंच भी हूँ गांव का। मैं रात 12 बजे आया था, मेरे गांव की 2 ट्राली आई थी। मेरा भी जुनून मन में हुआ भी मैं, मेरा किसान और मेरे वीर बड़े उसमें जंग लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ, मैं भी उनकी जंग में शामिल हूँ। तो मैं यहाँ रात 12 बजे अपनी गाड़ी में आया हूँ। हम अपनी मेहनत से अमीर हुए, मोदी के पैसे से अमीर नहीं हुए। मोदी तो हमें गरीब करना चाहता है। जिस दिन हम हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, मेरे बाप दादे के पास 50-100 एकड़ ज़मीन थी। ये अडानी अंबानी का पुश्तैनी पूछो क्या था इनके पास। ये लेबर क्लास लोग अरबोंपति बन गए। हम तो वहीं सैकड़ों से हजारों से लाखों में ही आए हैं, लेकिन हमारा दिल अमीर है। हम ग्राउंड पे अमीर नहीं है, दिल अमीर है हमारा। क्या जो आपने किसानों का जो अभी कानून बनाया, क्या किसानों ने आंदोलन किया था इस कानून को बनाने के लिए जो आपने किया? आप जो वहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये किसानों के पक्ष में है, क्या हम आपसे मांग कर रहे थे ऐसे किसी कानून की जो आप हमारे पक्ष में कानून बना रहे थे? एक हमारी मैडम है, हाँ, अब हमारी नहीं बोलेंगे, पता नहीं कहाँ से आई है वो। हमारी बीबियों को, हमारी बहनों को, हमारी मामों को वो गलत बोलती है। क्या उसका नाम? कंगना। ठीक है, आपके इस चैनल के माध्यम से हम उसको बोलते हैं यही कि वो अपना अंदर झाके वो क्या है। तो साफ तौर पर अभी यहाँ जो है नाराजगी नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है इसमें कि जो ये कहा जाता है कि किसान मासूम है, इस किसान को कुछ मालूम नहीं है। आपने इस पूरी चर्चा से कम इतना तो समझ लिया होगा कि किसान न सिर्फ कि खुद समझता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स को, नेताओं को समझा सकता है, जानकारों को समझा सकता है इस कानून के बारे में, खेती किसानी के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में और राजनीति के बारे में भी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।